इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर दिया स्टार्ट। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या वो समझो बड़े ध्यान से पहले। इनकम यानी कि कमाई, और फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर मकान बेच के पैसा कमाने से नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है और वो आता है पीजीबीपी के अंदर, ठीक है ना। जो मकान बेचकर पैसा कमाते हैं, खरीदते हैं, लेना बेचना उनका काम होता है, उसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कहते हैं। वो इसके अंदर नहीं आता, वो किस में आता है, पीजीबीपी के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो बिजनेस का है पार्ट, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है कि भैया हमारा कोई घर है ना, हमारा घर है और हमने उसे क्या दे दिया, किराए पे, हमने उसे दे दिया क्या, किराए पे, ठीक है। घर हमने किराए पे दे रखा है वो, या ऐसा हो सकता है पूरा पूरा बड़ा घर है, आधे में हम रह रहे हैं, आधा किराए पर दे रखा है, या इससे भी बड़ा घर है ना, तो फ्लैट ही फ्लैट बने पड़े हैं और पूरे सारे फ्लैट किराए पे चढ़ा रखे हैं। तो जब यहाँ से हमारी कमाई हो रही है, इनकम हो रही है हमारी, किससे, हाउस प्रॉपर्टी से, अपने हाउस को, अपने खुद के हाउस को, ओनर को, है ना, जो मालिक है उसी की इनकम कहलाई जाएगी, है ना। अभी मैं लिखवाऊंगा ये सारी बातें। तो यहाँ से जितनी भी इनकम उसकी हो रही है, जितनी भी इनकम उसकी हो रही है, वो कौन से हेड में आएगी, वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। किस में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। जो मकान को किराए पर चढ़ाकर, रेंट पर चढ़ाकर जो उसे रेंटल इनकम मिल रही है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, ठीक है ना। यानी कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी इनकम तुम्हारी। अब देखना इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो लिखो फर्स्ट टेस्ट में कि एसएससी should be owner of property, एसएससी शुड बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। एसएससी कौन होना चाहिए, प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, पहली बात तो ये। एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि मालिक ही वो नहीं है, यदि कोई मालिक ही नहीं है, सपोज करो तुम अपने सामने वालों के यहाँ पर ये कहने लगो कि तुमने जो किराए पर चढ़ा रखे हैं वो जो मेरा है, सारे पैसे मेरे हैं, ऐसे कैसे हो जाएंगे, है ना। तो जिसकी प्रॉपर्टी है पैसा भी उसी का ही होगा, इनकम भी उसी की होगी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है इसमें कि एसएससी हैज़ अर्न एनुअल वैल्यू फ्रॉम ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, यानी कि उसकी कुछ कमाई हो रही हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं एसएससी हैज़ अर्न एनुअल वैल्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से उसे कुछ कमाई भी तो हो रही हो, प्रॉपर्टी से उसे कुछ कमाई भी तो हो रही हो, तभी तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे। ओनर है मानते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसे एनुअल वैल्यू कुछ मिलनी चाहिए, मतलब कुछ कमाई तो हो। सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एक सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसने अपना घर पूरा बना रखा है फर्स्ट क्लास एकदम, और उसको जो है ना फ्री ऑफ रेंट किराए पे दे रखा है, फ्री ऑफ रेंट किराए पे दे रखा है ना। तो यदि यहाँ से इसे कुछ मिल ही नहीं रहा, यदि उसे यहाँ से कुछ क्या है, मिल ही नहीं रहा, तो जब कुछ मिला नहीं तो फिर उस पर टैक्स किस बात का, वो तो कमाई कर ही नहीं रहा, वो तो कमाई कर ही नहीं रहा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दे रहा है। जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दे रहा है तो उस पर तो कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, उस पर कुछ लगेगा ही नहीं। अच्छा जी लेकिन हम तो यहाँ पर कमाई की बात कर रहे हैं, है ना। उसने तो साफ कह दिया एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू मतलब दैट इज रेंटल इनकम, इनकम या रेंट जो भी मिल रहा है, रेंट से जो भी हमारी इनकम आ रही है वो। अगला पॉइंट है इसके में कि प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए ना वो बिल्डिंग की फॉर्म में होनी चाहिए,
बिल्डिंग की फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। तो प्रॉपर्टी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एंड अटैच विद लैंड, और जमीन से अटैच हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, वही मानी जाएगी। ऐसा ना हो जमीन है, एक बल्ली यहाँ गाड़ी, एक बल्ली यहाँ गाड़ी, एक बल्ली यहाँ गाड़ी, एक बल्ली यहाँ गाड़ी, है ना, ऐसी चार पीछे की तरफ गाड़ दी बल्लियाँ, और यहाँ पर एक जो है वो क्या करा, एक आउट हाउस की तरह बना दिया, एक आउट हाउस की तरह बना दिया और उसे चढ़ा दिया किराए पे। तो यदि यहाँ से किराया आ भी रहा है तब भी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। तो अब तुम्हारा सवाल मुझसे ये होना चाहिए, तो बताओ ये आएगा किसके अंदर, कमाई तो हो रही है, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा तो वो आएगा किसके अंदर, बोलो किसके अंदर आएगा, अरे बोलो, अदर में आएगा। किस में आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा, यानी कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आती है। चलो आगे, चलो ये चीज़ तुम नोट करो पहले समझ के फिर हम आगे चलते हैं। ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन, जिसके अंदर हमारी डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है ना, डेफिनेशन थी इसके अंदर कि ये क्या क्या जो है इसमें वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, पॉइंट क्या क्या होने चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है ना, कि ओनर होना चाहिए, एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, और बिल्डिंग जो है वो मतलब प्रॉपर्टी बिल्डिंग की फॉर्म में होनी चाहिए, अटैच विद लैंड होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट तो हमारे आ गए। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर हम क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देता है वो एग्जाम में कि क्वेश्चन वो करना ही नहीं होता, हमें क्वेश्चन वो हमें करना ही नहीं होता, कभी कभी थ्योरी और क्वेश्चन चॉइस में दे देता है, तो क्वेश्चन करना ही नहीं होता, बस एक ही लाइन लिखनी होती है उसके अंदर, उसी के वही देख लेता है वो कि जानकारी है सामने वाले को या नहीं है ना। तो देखो डीम्ड ओनर कौन होगा, डीम्ड ओनर वो होता है कि जो मान लिया गया है कि हाँ भाई वही ओनर है। डीम्ड ओनरशिप, DEEMED, डीम्ड ओनरशिप, यानी कि एज पर लो कानून के तहत हमने मान लिया कि भाई वो ही क्या है, ओनर है। जैसे मैं एक बात कहूँ तुम लोगों से, हेडिंग डालो चलो पहले, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, डीम्ड मतलब जो मान्य है, मेरी निगाह में भी, तुम्हारी निगाह में भी, कानून की निगाह में भी ठीक है ना, जो क्या है, एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल वो होता है कि जो कानून के द्वारा मान्य है। अभी जैसे मान लो किसी ने चलते हुए व्यक्ति की किसी के चाटा मार दिया है ना, तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, तो वह एनफोर्सेबल बाय लॉ है ना, यानी कि कानून उसकी जो है वो क्या हेल्प करेगा, ठीक है, मतलब वो कानून द्वारा मान्य है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कानून द्वारा जो है कोई भी चीज़ जो है वो जो एनफोर्सेबल नहीं है वो कानून द्वारा फिर वो एक्सेप्टेड भी नहीं होगा वो केस, ठीक है ना। यहाँ पर वो ओनर माना जाएगा। डीम्ड ओनरशिप का मतलब बस जरा सा यही समझो कि डीम्ड ओनरशिप वो है कि मालिक मान लिया जाएगा कि हाँ भाई यही मालिक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से आएगा समझ में। जैसे सपोज करो, जैसे प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि हमने क्या करा कि प्रॉपर्टी बिना किसी पैसे के बिना कुछ लिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर दी, है ना। सपोज करो ये हाउस है, ये ए है और ये बी है उसकी वाइफ। ए ने अपनी वाइफ के नाम क्या कर दिया, हाउस कर दिया, ये हाउस उसकी वाइफ के नाम में कर दिया, और बदले में अपनी वाइफ से मनी नहीं ली, पैसा नहीं लिया, विदाउट एनी कंसिडरेशन, है ना।
तो यदि उसने वाइफ को घर तो दे दिया बट पैसा नहीं लिया अपनी वाइफ से, तो जब पैसा नहीं लिया तो आज भी मालिक तो ए ही है। जब पैसा नहीं लिया तो आज भी मालिक कौन है? ए ही है, ठीक है ना। वो सोचते रहे अपना आपको कि मैं मालकिन हूँ, मालकिन हूँ, है ना, लेकिन वो मालकिन क्या है? नहीं है। यहाँ पर ए ही क्या है? डीम्ड ओनर है। तो घर पे से जितनी भी किराए से कमाई आएगी वो किसकी कहलाई जाएगी? ए की। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। यदि इसने पैसे दे दिए कि ये ले पकड़ तेरे मकान के 20-30 लाख रुपए जो भी कुछ है ना, बहुत पैसा मेरे बाप के पास, तो फिर तो भैया फिर तो क्या नाम है, एक आम मकान नहीं रहा। फिर घर से जो कमाई आएगी, जो रेंट आएगा, वो इनका मैडम का है, ठीक है ना। फिर कागजों में इसका नाम हुआ वाइफ का। कागजों में नाम होने से मतलब नहीं होता भैया, कंसिडरेशन भी तो होना चाहिए। चेक से पेमेंट नहीं मिलता क्या? ये बताओ, चेक भी तो होगा कि वहां भी पेमेंट तो दिया होगा, वो ट्रांजेक्शन तो दिखाओ। ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो किस बात का? ये बताओ, किस बात का ओनर? काय का ओनर? सिर्फ नाम का ओनर है, बस हो गया भाई। अच्छा जी। और वैसे भी ये चीज जो है ना, सिर्फ इंसॉल्वेंट होने की वजह से ही कराई जाती थी पहले। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे तो वो क्या करते थे कि अपना घर अपनी वाइफ के नाम करवा देते थे, क्योंकि बिजनेस में देखो इंसान की घर बार तक भी दांव पे लग जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है बिजनेस के अंदर कि घर बार तक भी उसका दांव पे लग जाता है। तो वो क्या क्या होता था कि भाई अपनी वाइफ के नाम करवा देते तो कम से कम कोई घर तो रहेगा, है ना। ये होता था कि लॉस इतना ना बढ़ जाए कि घर तक बात आ जाए, ठीक है ना, कि चलो कंपनी गई, दुकान सब कुछ गई, बाकी प्रॉपर्टी भी चली गई, कम से कम एक जो घर है कम से कम वो ना जाए। तो इस वजह से नाम करा देते थे। बस यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है ना। बाकी अपने मन की इच्छा की बात है? मान लो उसे फील ही ना हुआ घर में आने के बाद में कि हाँ भाई मेरा भी घर है, तो नाम तो कराना पड़ेगा ही, है ना। अच्छा जी, तो फर्स्ट मैं पॉइंट लिखवाता हूँ यहाँ पर, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखो, चलो, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विदाउट any consideration to his wife। अपनी वाइफ को कर दे, ठीक है ना, अपनी वाइफ, किसी और की वाइफ को नहीं कर दे, वरना बेटा तो उसी का ही है। फिर तो ये बात भी है, यदि किसी और को नाम कर दिया तो वो तो गिफ्ट हो गया, और गिफ्ट हो गया तो मालिक भी बेटा वही हो गया फिर तो, है ना। अपनी वाइफ को, इसी वजह से लिखा हीज वाइफ, है ना। और चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के नाम कर दे। बच्चों के नाम भी करने में एक समस्या है कि यदि बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं तो वो उन्हीं के नाम हो जाएगा, है ना, वो उन्हीं के ही नाम हो जाएगा, फिर वो उन्हीं का ही मकान है। यदि बच्चा 18 साल से क्या है, ऊपर का है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे लिख लो, मैं बोल देता हूँ, नीचे लिख लो, एक्सेप्ट मेजर डॉटर और मेजर चाइल्ड, ठीक है ना। एक्सेप्ट ऑफ मेजर डॉटर और मेजर चाइल्ड, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की है, यानी कि क्या बड़ा हो गया मतलब व्यक्ति, है ना। अगला पॉइंट लिखना। देखो अगला पॉइंट बोलता हूँ, पहले समझना। होल्डर ऑफ इमूवेबल असेट्स, इमूवेबल कह रहा हूँ, इम्पोर्टेबल असेट्स। इम्पोर्टेबल असेट्स क्या होती है वो बताते हैं भाई। देखो, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल असेट्स, इसके अंदर आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखो, जैसे सपोज करो पूरा परिवार है, ताऊ चाचा सब,
एक साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है। और अब उस घर को किराए पे भी चढ़ा रखा है, तो किराए से इनकम किसकी हो, ताऊ की हो, चाचा की हो, या उनके बच्चों की हो, किसकी हो, तो उसमें उसकी होगी जो बड़ा व्यक्ति है, यानी कि जो दादा है उसकी होगी, है ना, जो उन सबका क्या है मालिक, उसकी होगी, ठीक है ना, वही उसका मालिक माना जाएगा, वही इसको क्या माना जाएगा। अब मैं हर लाइन में ये नहीं लिख रहा कि क्या नाम है ओनर मान लिया जाएगा, ओनर मान लिया जाएगा, मैंने ऊपर हेडिंग ही डाल दी कि डीम्ड ओनर होगा, वो क्या होगा, डीम्ड ओनर होगा। यदि ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, तब भी वही मालिक है। और यदि वो क्या नाम है उसका इम्पार्टेबल वो है जिसका विभाजन ना हुआ हो, जिसका बंटवारा ना हुआ हो, यानी कि एचयूएफ, मैंने जब तक एचयूएफ का एग्जांपल दिया, जिसका बंटवारा ना हुआ हो, तो वहां पे जो मेन करता है वही क्या होगा भैया, मालिक होगा, वही होल्डर होगा, वही मालिक होगा। उसके बाद में उससे जो छोटा है वो मालिक होगा, उसके बाद में जो उससे छोटा है वो मालिक होगा, है ना, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना, यही काम होगा। देखा नहीं तुमने राजा महाराजाओं में क्या होता था कि राजा मर गया तो बड़ा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, वो मर गया तो छोटा बेटा राजा बनेगा, यही होता है ना। कोई बराबर हुआ है, जुड़वा हुए उसमें भी टाइम होता है, ऐसी बात नहीं है कि जुड़वा हुए तो उसमें भी कुछ क्षण का टाइम होता है, ध्यान रखना बात को, उसमें भी कुछ सेकंडों का, कुछ मिनटों का टाइम होता है, बस वही बड़ा माना जाएगा फिर, या बुद्धि के बल पर। फिर अधिकतर ये देखा गया है, इतनी सारी बुकें हैं साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, तो इनमें ये देखा गया है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनमें एक का दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर होता है और एक का उतना ही बढ़िया होता है ना, ये देखा गया है। तो जिसका बढ़िया होगा वही जाएगा भैया, वही मालिक बनेगा, है ना, वरना तो बेकार वाले को तो प्रजा ही लूट खाएगी, है ना, या और उस पर आक्रमण कर देंगे, है ना। तो खैर राजा महाराजा वाले नहीं है इस टाइम, सिस्टम खत्म हो गया वो। आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। अब मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट लिखो, देखो बोलता हूँ, लिखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय अ पर्सन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय अ पर्सन ऑन लीज, ऑन लीज, लीज किराया, बात एक ही होती है ना। प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय अ पर्सन ऑन लीज फॉर एन एग्रीगेट पीरियड मोर देन 12 ईयर। प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी क्या, ट्रांसफर बाय अ पर्सन अरे मुझे भी पता है तुम काहे को बोल रहे हो, पर्सन बाय अ पर्सन ऑन किस पर दिया, लीज पर, लीज एन एग्रीगेट टाइम एंड एन एग्रीगेट पीरियड मोर देन 12 ईयर। यदि वो निश्चित समय, एग्रीगेट टाइम 12 साल से ज़्यादा का है, तो ध्यान रखना देन TENENT, कौन है ये, किराएदार, टेनेंट, देन टेनेंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। तो भैया टेनेंट ही क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा, ठीक है ना, पक्का। नया बात, नई पल्ले बात पड़ी, क्या कहना चाहता हूँ मैं, नई बात समझ में आई। देखो कह रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय अ पर्सन, यदि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ऑन लीज पर, लीज पर मान लो तो पट्टे पर, किराया पर, है ना, किराए पर, यदि दे दी, एन एग्रीगेट पीरियड मोर देन 12 साल, यदि 12 साल से ज्यादा की है, देन
TENNA, टेनेंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो टेनेंट क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का ओनर हो जाएगा। यानी कि जो किराएदार है ना, वही क्या हो जाएगा? वो मालिकदार हो जाएगा। किराएदार किराएदार नहीं रहने का फिर वो, है ना। किराएदार क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा भाई वो, फिर अपने मालिक को ही घर से बाहर निकाल देगा, है ना। बट एक्सेप्ट मंथ टू मंथ एग्रीमेंट और ईयर टू ईयर एग्रीमेंट, बट एक्सेप्ट मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर एग्रीमेंट। जब भी तो लगभग कराते हैं 11 महीने का एग्रीमेंट, 12 महीने का एग्रीमेंट, 15 महीने का एग्रीमेंट, ऐसे कराते हैं। कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि 20 साल का एग्रीमेंट एक साथ करा लिया। वो प्रॉपर्टी का ओनर हो जाता है, वो प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है? ओनर हो जाता है। फिर वो उसे नहीं देगा, फिर उसकी आधी प्रॉपर्टी लेगा वो, बिल्कुल। यदि तुमने अपना घर किराए पर चढ़ा दिया और किराएदार बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी चीज के, एक कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोई निश्चित टाइम नहीं है ना, और वो तुम्हारा जो है वो 20 साल 30 साल रहते रहते उसे हो गए, या 12 साल से ऊपर हो गए, तो 12 साल का टाइम है, 12 साल से ऊपर हो गए, तो वो तुम्हारे मकान में हिस्सा मांग सकता है अपना, तो भैया मेरा हिस्सा दो अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है ना। तो वो मकान का मालिक बन सकता है, ठीक है ना भाई। बनेगा वो, जरूर बनेगा वो मकान का मालिक, बन सकता नहीं, बनेगा। कानून ने कहा है इस बात को कि भैया यदि 12 साल से ऊपर हुए किराएदार को, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का मालिक। अरे ऐसा नहीं कि वो पूरा ही मकान खैर उसका हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। जितने में वो रह रहा है उतना तो उसका होना ही होना है, जितने में वो रह रहा है उतना तो उसका होना ही होना है, ठीक है ना। वो तो कहीं जाना ही नहीं, ये तो पक्की बात है। तो टेनेंटी क्या हो जाएगा? ओनर हो जाएगा, मालिक हो जाएगा ऑफ द प्रॉपर्टी का। बताओ है कोई समस्या यहाँ तक? यदि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो चलूँ आगे। आओ अब हम बढ़ते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ, कि जो हमें कैलकुलेशन करनी है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। ये तो मैंने तुम्हें बात बताई शुरू में कि मालिक होना चाहिए, एनुअल प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, बिल्डिंग लैंड से अटैच होनी चाहिए। फिर मैंने डीम्ड ओनरशिप में बताया कि प्रॉपर्टी तुम्हारी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी बिना किसी कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को, तो वो मालिक नहीं है। तो वो मालिक क्या है? नहीं है, मालिक वही है अभी भी, ठीक। फिर मैंने दूसरा बताया कि होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल असेट्स, जिसका पोर्शन नहीं हुआ हुआ, यानी कि अलग अलग बंटवारा नहीं हुआ हुआ, तो उसमें मालिक वही होगा, करता ही होगा, है ना, कोई और अपना हक नहीं जमा सकता। और लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि 12 साल से ज़्यादा हो गए रहते रहते, तो वही क्या हो जाएगा? ओनर हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा इनका क्वेश्चनों में कैसे यूज़ होगा? यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सपोज करो ये वाला पॉइंट उठा लूं, तो इसका क्वेश्चन में यूज़ ऐसा होगा कि मिस्टर गुप्ता टेनेंट ऑफ मिस्टर राजू, ऐसे कि मिस्टर गुप्ता टेनेंट ऑफ मिस्टर राजू फॉर लास्ट 20 ईयर या फॉर लास्ट 12 ईयर, है ना, फॉर लास्ट 12 ईयर, है ना, और बिना किसी क्या नाम है एग्रीमेंट वगैरह के, बिना किसी के इसके मंथली के एग्रीमेंट के या ईयरली के एग्रीमेंट के बिना वो रह रहा है ना। और अब वो मकान किराए पर है, तो बेटा अब वो प्रॉपर्टी गुप्ता की होगी या राजू की होगी? वो उस किराए का हकदार कौन होगा? गुप्ता राजू कौन होगा? गुप्ता। अब गुप्ता नहीं रुकता, है ना, अब गुप्ता ही उसका क्या होगा? मालिक होगा, ठीक है भाई। कौन मालिक होगा? गुप्ता। समझ गए ना कहानी? क्या क्या कहना चाहता हूं मैं? इन पॉइंटों का यूज कहाँ होगा? तुम सोच रहे होंगे यूज कहाँ होगा? यूज होगा क्वेश्चन के अंदर, एक भी चीज फालतू नहीं लिखवाई।
बताओ आया समझ में? तो इसका आगे का काम हम करेंगे कल, है ना। अभी हम कुछ और देखेंगे, है ना। इसका आगे का हम काम करेंगे कल, ठीक है ना। एनुअल वैल्यू वगैरह जो है वो तुम्हें लिखवाऊंगा मैं कल, ठीक है।